हेलो एवरीवन, आज डे 4 है हमारा सीपीसी का। आज हम 2 टॉपिक्स करेंगे। पहला है पार्ट 2 एग्जीक्यूशन, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो इसकी रेंज है 36 से लेकर 74, 36 to 74, ठीक है। और पार्ट 3 ये क्या है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, ठीक है, 75 से लेके 78, ठीक है। तो पहले हम सेकंड थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा ही है, इसमें अराउंड 15-20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करके फिर हम एग्जीक्यूशन पे आएंगे। और सिंस ये रिवीजन सीरीज़ है तो आपको सीक्वेंस तो पता ही है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि आप पार्ट 3 पहले करा दिए और पार्ट 2 बाद में करा रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 3 में क्या क्या दिया गया है, 4 सेक्शन है, 75, 76, 77 एंड 78, ठीक है। तो जो 75 है वो सेक्शन क्या बात करता है, इशू ऑफ कमीशन के बारे में, कि कमीशन इशू किया जा सकता है, राइट। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, इशू कमीशन, ठीक है। इसको अभी डिटेल में करेंगे अंदर से। 76 में बात करता है अनदर कोर्ट इशू कर सकती है कमीशन, अनदर कोर्ट, ठीक है। 77 बात करता है कमीशन की जगह हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। और 78 क्या बात करता है, इशू ऑफ कमीशन बाय कौन सा कोर्ट, फॉरेन कोर्ट, ठीक है। ये बेयर एक्ट देख लेते हैं फटाफट। ये मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था, जो डे 3 था हमारा, डे 3 जो कल की क्लास है आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने कल फिर से पढ़ाया है और कल की टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो किस किस चीज़ के लिए कमीशन इशू किया जा सकता है, तो फर्स्ट है हमारा एग्जामिन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, या फिर लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या एग्जामिन या एडजस्ट करने के लिए अकाउंट को पार्टीशन करने के लिए, फिर साइंटिफिक और टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन होल्ड करने के लिए, ठीक है। और कंडक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंडक्ट करने के लिए, कौन सी प्रॉपर्टी का, जो कि नेचुरल डिके हो रहा है, जो पेरिशेबल है, पेरिशेबल आइटम जो है, जो ख़राब हो जाते हैं, जो खराब डिके हो जाते हैं, उसका स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए, जो कि कोर्ट की कस्टडी में है और जो रिलेटेड है डिटर्मिनेशन ऑफ सूट के अंदर, ठीक है। और टू परफॉर्म एनी मिनिस्टीरियल एक्ट, ये सब चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, कमीशन इशू किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि दूसरा कोर्ट भी कमीशन इशू कर सकता है, एक कोर्ट के रिस्पेक्ट पे दूसरा कोर्ट भी कमीशन इशू कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि जो भी दूसरा कोर्ट कर रहा है, दूसरा कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अनदर कोर्ट का मतलब, अनदर कोर्ट इज़ नॉट इक्वल टू हाई कोर्ट, ये याद रखना है, पहला पॉइंट ये है। फिर इसके बाद दूसरा है जो भी कोर्ट जो है, जो रिसीव कर रहा है कमीशन को, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट। उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, जो भी बोला गया है उसमें, एग्जामिनेशन करने बोला गया, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने बोला है, एग्जामिनेशन अकाउंट करने बोल रहा है, या पार्टीशन करने बोल रहा है, या साइंटिफिक एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन करने बोल रहा है, साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करने, जो भी करने बोल रहा है कमीशन। तो यहाँ पे उसको एविडेंस लेगा दूसरा, और तीसरा क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा, थर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर कमीशन की जगह पे आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया, अगर इंडिया के बाहर में हैं, पढ़ लेते एक बार। इन इशू ऑफ इन ल्यू मतलब इन प्लेस या एक्सचेंज बोल सकते हैं, इन प्लेस ऑफ इशू ऑफ कमीशन, कोर्ट में इशू क्या इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एग्जामिन विटनेस रिसाइडिंग एट एनी प्लेस, विटनेस को रिसाइड करने के लिए एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, ठीक है। फिर 78 बात करता है, क्या बात करता है, 78 फॉरेन कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन कमीशन इशू करने के पावर के बारे में बात करता है कि कमीशन इशू किया जा सकता है बाय फॉरेन कोर्ट। और ये फॉरेन कोर्ट क्या क्या होंगे, कोई भी कोर्ट
जो कि सिचुएटेड है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, जो कि यहाँ पे CPC अप्लाई नहीं करता, वो है फॉरेन कोर्ट। दूसरा है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं पर भी कोर्ट स्टैब्लिश किया है आउटसाइड इंडिया, स्टैब्लिश किया या फिर कंटिन्यू किया बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगा। और थर्ड है हमारा कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री विद इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, वो भी फॉरेन कोर्ट कहलाएगा। तो इनको इशू कर सकते हैं, कमीशन इशू किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन हमने पढ़ी ना कि एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद रिटर्न करना पड़ेगा, वो दोनों पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए। डन। तो ये हमारा 3 सेक्शंस हो गए। तो एक बार रिवाइज करना चाहें तो बताइए 70 कहाँ से स्टार्ट है, 75, 76, 77 एंड 78। और ये कौन सा चैप्टर है बताइए, सॉरी चैप्टर तो नहीं है, पार्ट कौन सा है, तो ये पार्ट है 13 कहाँ से आ गया, पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, ठीक है। और ये 75 में क्या लिखा है, इशू कमीशन, ठीक, पहला। दूसरा क्या बात करता है, फॉरेन को सॉरी अनदर कोर्ट, ठीक। आगे देखिए, फिर है 77, ये क्या बात करता है, 77 बात करता है अबाउट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक। और 78 क्या बात करता है, फॉरेन कोर्ट, ठीक है। और फॉरेन कोर्ट का क्या क्या होगा, पहला जो कि विद इन इंडिया है, विद इन इंडिया के अंदर है, बट CPC नॉट अप्लाई, CPC वहाँ अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। दूसरा कौन सा कोर्ट है, स्टैब्लिश हो रहा है या कंटिन्यू हो रहा है, किनसे कंटिन्यू हो रहा है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ, आउटसाइड इंडिया। तीसरा क्या है, तीसरा बात करता है अनदर स्टेट में हो या फॉरेन कंट्री, अदर कंट्री में हो। ये बेसिकली फॉरेन के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री, ठीक है, डन। तो आते हैं, अब हमने पूरा रिवाइज कर लिया है, अब हमको सवाल लगाने हैं। 10-15 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाना चाहिए, 15 से 20 मिनट लगेगा मुश्किल से, फिर बाकी 40 मिनट्स हम दूसरे टॉपिक को करेंगे। तो 75 से लेके 80, ठीक है। 75 क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड करता है इशू ऑफ कमीशन ऑफ गेटिंग ओपिनियन, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सेटलमेंट ऑफ इशू डिस्प्यूट आउटसाइड। तो 55 का आंसर, 505 का क्या आंसर होगा, ए होगा आंसर। इशू होता है कमीशन, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड इंडिया कहाँ दिया गया है, तो ये दिया है हमारा सेक्शन 89 में दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CB, पता चल गया अपने को, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट होगा तो सेक्शन 89 में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 89 में और क्या क्या दिया गया है, तो ADR मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में कोर्ट जो है वो रेफर कर सकती है किस किस को, तो पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा है कंसीलिएशन, ऐसे लिख देते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, फिर जुडिशियल सेटलमेंट, वो भी कैसे होगा, लोक अदालत के थ्रू, और लास्ट है हमारा मीडिएशन, ठीक है। ये 4 चीज़ें याद हो गई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ कमीशन क्या चीज़ें नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते बताइए। हमने क्या क्या पढ़ा था लिस्ट में, हमने पढ़ा था लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पार्टीशन कर सकते हैं और मिनिस्टीरियल एक्ट कर सकते, क्या नहीं कर सकते, फ्रेम ऑफ इशू नहीं कर सकते, कहाँ पे, कमीशन इशू करके, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। फिर 75 किस चीज़ में डील करता है, तो पावर टू इशू कमीशन, ठीक है। रेस जुडिकाटा कहाँ पे है, सेक्शन 11। पावर टू इशू सम्मन कहाँ पे है,
अगर मैं सम्मन की बात करूँ, सम्मन किस किस को भेजा जाता है? एक डिफेंडेंट को भेजा जाता है, ठीक है, विटनेस को भेजा जाता है, ठीक। तो अगर डिफेंडेंट को सम्मन भेजना है तो कौन सा सेक्शन होगा? 27, ठीक है। और 28 में बोलता है कि अगर डिफेंडेंट अनदर स्टेट में है तो, फिर उसके बाद 29 में फॉरेन में भेजना है तो उसके बारे में बताता है। समन टू विटनेस के बारे में कहाँ दिया है? 31 में दिया है सेक्शन, ठीक है। और सेक्शन 32 भी याद कर लीजिए। एक 32 है जो कि बात करता है किसके बारे में? डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करता है। डिफ़ॉल्ट बोले तो अगर आपको मतलब द कोर्ट कंपेल्स टू गिव द अटेंडेंस, अगर किसी व्यक्ति को बुलाया गया है जिसमें सम्मन इशू किया गया है, वो अगर नहीं आते तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट होगा उनका, ठीक है। तो इसमें पेनल्टी हो सकती है। पेनल्टी में क्या क्या चीज़ हो सकता है? फर्स्ट होगा हमारा वारंट हो सकता है, ठीक। सेकेंड क्या होगा? अटैचमेंट हो सकता है। थर्ड क्या होगा? फाइन इम्पोज किया जा सकता है ₹5000, ठीक है, ये किया जा सकता है। और एक और थे इसमें ही, और फोर्थ है हमारा फर्निश करने बोल सकते हैं क्या? सिक्योरिटी को। और इसमें भी डिफ़ॉल्ट होता है तो सिविल प्रिजन भेज सकते हैं, सिविल प्रिजन का प्रावधान भी है, ठीक है। तो समन्स के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। डन। फिर आगे आइए, अपील का प्रोविज़न कहाँ दिया गया ये भी देख लेते हैं। अपील का प्रोविज़न दिया है पार्ट, कौन सा है? पार्ट 7 में। अपील कहाँ से कहाँ तक जाती है? अपील का प्रोविज़न 96 से ले करके शुरुआत होगी और ख़त्म कहाँ होगा? 112 में, ठीक है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 75 में किस चीज़ के लिए कमीशन इशू नहीं किया जा सकता? एग्जामिनेशन के लिए किया जा सकता है, पार्टीशन के लिए किया जा सकता है, और साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जा सकता है। सेल के लिए किया जा सकता है, बट कौन सी प्रॉपर्टी का? जो कि कस्टडी में है कोर्ट के। इसमें अगर नॉट हटा दिया जाए तो ये राइट आंसर, मतलब ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन सिंस यहाँ पे नॉट है तो ये इनकरेक्ट होगा एंड ये सेक्शन 75 के एम्बिट में फॉल नहीं होगा, ठीक है। तो और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, पार्टीशन कर सकते हैं, और बताइए 2-3 चीज़ें और थी, क्योंकि देखिए इसमें सवाल आ रहा है, जितने भी पॉइंटर्स हैं वो अपने को टिप में याद होने चाहिए। 75 में एग्जामिनेशन था, एक बार इसको राइट डाउन कर लेते हैं। 75 में क्या क्या चीज़ों के लिए इशू कर सकते हैं कमीशन, ठीक है। पहला है हमारा एग्जामिन, दूसरा क्या है बताइए? लोकल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, कौन सा? 3 चीज़ें हैं, कौन सी? साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा, अगर हम जोड़ा लगा ही रहे हैं तो दो चीज़ों को जोड़ा लगा लेते हैं। पहला, एग्ज़ाम करेंगे एनी पर्सन, ठीक है। फिर एक और एग्जामिनेशन है, कौन सा एग्जामिनेशन है? एग्ज़ाम या एडजस्ट, किस चीज़ को करेंगे? तो अकाउंट को करेंगे। सीक्वेंस पे याद होना चाहिए। फिर 2 चीज़ें इन्वेस्टिगेशन पे आएगी। इन्वेस्टिगेशन कौन सा होगा? पहले लोकल होगा, और तीसरा 3 तरह का इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक, फिर टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। फिर 5th में हमारा है, क्या है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी। और एक और क्या कंडीशन हो गई? प्लस कस्टडी होना चाहिए। किसकी कस्टडी में होना चाहिए? कस्टडी ऑफ कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि सवाल बन गया तो अपने को याद रखना है। और 6वां क्या होगा हमारा? पार्टीशन तो रहेगी, हाँ पार्टीशन पहले आता, ठीक है, पार्टीशन। एंड 7th विल बी मिनिस्टेरियल एक्ट। बस ये सब चीज़ों के लिए इशू किया जा सकता है कमीशन 75 में। 76 में क्या दिया है? अनदर कोर्ट को भेजा जाएगा कमीशन इशू करने के लिए, अनदर कोर्ट। 76 में क्या 77 में क्या दिया है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट
और 78 में क्या दिया है, फॉरेन कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इशू ऑफ कमीशन कहाँ दिया है, 75 में दिया है। क्या क्या चीज़ें करा जा सकता है, एग्जामिनेशन किसी पर्सन का, लोकल इन्वेस्टिगेशन और पार्टीशन, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कौन सा इशू कैन नॉट बी इशूड। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन यस, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट यस, एग्जीक्यूशन ऑफ पार्टीशन नो, एग्जीक्यूशन था, पार्टीशन तो याद आ रहा है, पार्टीशन का एग्जीक्यूशन ही था ना। तो एग्जीक्यूशन वर्ड तो यूज़ नहीं किया, मेक वर्ड यूज़ किया है, मेक पार्टीशन, लेकिन ठीक है, पार्टीशन किया जा सकता है। अपन लास्ट वर्ड को छोड़ करके एग्ज़ाम पर्सन, एग्ज़ाम अकाउंट और पार्टीशन, ये सही हो गया। उसके बाद हमारा होगा एग्जीक्यूट डिक्री, डिक्री के बारे में नहीं पढ़ा है इसलिए डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए, इशू कैन नॉट इशू कमीशन, तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एनी पर्सन यस, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट यस, फिर परफॉर्मेंस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट यस, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़े, कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन किस चीज़ में, पार्टीशन के लिए करा जा सकता है, एग्जामिनेशन के लिए किया जा सकता है, पार्टीशन के लिए किया जा सकता है, एंड एग्जामिन एंड एडजस्ट अकाउंट किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, साइंटिफिक, एक्सपर्ट एंड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से केस में इशू नहीं किया जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री यस, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री किया जा सकता है, नो, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नहीं, एग्जीक्यूशन ऑफ हमने पार्टीशन पढ़ा था। फिर मेक पार्टीशन यस, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन यस, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, तो एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा डिक्री का। आगे बढ़े, फिर कौन से के लिए कमीशन इशू किया जा सकता है, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन यस, यस, फिर पार्टीशन यस, टू ऑर्डर अ पार्टी टू अपीयर कोर्ट एंड आंसर द क्लेम नो, तो ये होगा राइट आंसर। डन, मैंने बोला था 20 मिनट्स में हो जाएंगे। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हमने बेयर एक्ट भी रीड कर लिया, तो दोनों तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन के ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेंज है हमारा चैप्टर पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में प्रोवाइडेड है 36 से लेकर के 74 इसकी रेंज है। ठीक है, सो अब सेक्शनल क्वेश्चन आ रहे थे, एक बार बेयर एक्ट से देख लेते हैं सारे सेक्शंस को। ठीक है, ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए, ये हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से कहाँ तक 36 से लेकर के 74 तक दिया हुआ है, पार्ट 2। पहला आता है एप्लीकेशन टू द ऑर्डर्स, जितने भी प्रोविज़न हैं डिक्री के वो अप्लाई करेंगे प्रोविज़न ऑफ द ऑर्डर पे, मतलब डिक्री के जो भी प्रोविजंस हैं वो ऑर्डर्स पे भी अप्लाई करेंगे एज इट इज़। ठीक है, इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ द मनी। ठीक, फिर इसके 37 क्या बात करता है, डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट बाय विच पासेस अ डिक्री, कौन सी कोर्ट पास करेगी डिक्री, उसका डेफिनेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर है हमारा कोर्ट बाय विच डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करेगी, तो पहला है कौन सा कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करेगी उसी के बारे में सेक्शन दिया। 37 में बात की ट्रांसफ़र और डिक्री के बारे में, 40 बात करते हैं ट्रांसफ़र और डिक्री टू द कोर्ट इन अनदर स्टेट, अनदर स्टेट में डिक्री को भेज सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। रिजल्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग टू बी सर्टिस्फाइड, तो जो भी एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग होगी वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। 42 बात करते हैं पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जीक्यूट ट्रांसफर डिक्री। 43 बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट इन द प्लेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट अप्लाई, मतलब वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है डिक्री को जहाँ पे CPC अप्लाई नहीं कर रहा है। फिर 44 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास बाय रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट से डिक्री पास हो रही है जहाँ पे CPC अप्लाई नहीं करता है। 44 का ए बात करता है एग्जीक्यूशन डिग्री पास बाय द कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, माने फॉरेन में जैसे रहता है ना रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, हम लोग BNSS में पढ़ते हैं, उसके बारे में बात हो रहा है। 45 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया एंड 46 इज परसेप्ट्स। ठीक है, फिर 47 हमारा कौन सा डिटरमाइन कर सकती है, कौन सा सवालों को डिटरमाइन कर सकती है कोर्ट जो कि एग्जीक्यूट कर रही है। 49 में ट्रांसफरी के बारे में, ट्रांसफरी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाली हेडिंग आ गई तो 49 में ट्रांसफरी के बारे में, 50 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में है।
फिर प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन आ गया। 51 में बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। 52 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में एनफोर्स कैसे किया जा सकता डिक्री को, ठीक है। फिर लाइबिलिटी ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। 54 में पार्टीशन ऑफ स्टेट एंड सेपरेशन ऑफ शेयर। पार्टीशन ऑफ स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर के बारे में कौन सा सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन 54 बात करता है। फिर आगे बढ़ते हैं 55 में अरेस्ट के बारे में बात किया है। 56 में प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट ऑफ वुमेन, अगर कोई भी डिक्री ऐसी है जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ मनी हो रहा है वहाँ पे वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। 57 में क्या बात करता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में। 58 में क्या बात करते हैं, डिटेंशन और रिलीज़ के बारे में। 59 में क्या बात करता है, रिलीज़ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलनेस, इलनेस के ग्राउंड में उसको रिलीज़ किया जा सकता है। आगे बढ़े अटैचमेंट के बारे में। 60 बात करता है प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, प्रॉपर्टी लाइबल टू बी अटैच इन से एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। 61 में क्या बात करता है, पार्टीशन एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 62 क्या बात करता है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। 63 बात करता है प्रॉपर्टी अटैच इन डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ सेवरल कोर्ट, ठीक है। अभी देखते हैं, इतने सारे सवाल तो नहीं आएंगे, अपन लोग सवालों पे आते हैं, फिर जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री के बारे में कौन सा सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन 39 बात करता है। राइट आंसर ये होगा। अब बताइए 16 में क्या हमने पढ़ा है। 16 में बात की है सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन के बारे में, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, ठीक है। 51 में हमने क्या पढ़ा है, 50 और 51 में क्या है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। 50 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, 50 लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए, एकदम भीड़ भड़ाका हो गई लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। और 51 से हमारा क्या था, प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन चालू था 51 से लेकर के 54। तो 51 में था एनफोर्स एग्जीक्यूशन। 42 में क्या हुआ, एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है 42 में, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र डिक्री। तो अगर मैं एक बार आपको लिखवाऊँ तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 36 से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन टू दी ऑर्डर, ये चीज़ जो है डिक्री वाला वो ऑर्डर पे भी अप्लाई करेगी, ठीक है। फिर आगे बढ़े 37 में क्या बात करता है, कोर्ट विच पास डिग्री, पास्ट डिक्री। फिर 38 में क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूट किया है उसके बारे में दिया। 39 में क्या दिया है, ट्रांसफ़र के बारे में, किस चीज़ का, फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जीक्यूशन। 40 में क्या बात किया गया है, अनदर कोर्ट, अनदर स्टेट भेज सकते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। 41 में क्या बात किया गया बताइए। मेरी आदत हो गई थोड़ी से टिल्टेड लिखने की, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको राइट लिखूँ, लेकिन जो टैबलेट है उससे इंसान का थोड़ा सा टेढ़ा ही लिखाता है, मैं कोशिश करती हूँ सीधे सीधा लिखने की, ठीक है। तो 41 में क्या है, टू बी सर्टिफाइड होना चाहिए, टू बी सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन के बारे में बात करता है। 42 क्या बात करता है, तो एग्जीक्यूशन, जो ट्रांसफ़र डिग्री हो रही है, एग्जीक्यूशन, किस चीज़ का एग्जीक्यूशन, ऑफ ट्रांसफ़र डिग्री, ठीक है। और 43 और 44 ये दोनों सेक्शंस हैं किसके बारे में, जहाँ डू नॉट अप्लाई, क्या ना, CPC डू नॉट अप्लाई, CPC डू नॉट अप्लाई। और 43 बात करेगा किसके बारे में, 43 बात करेगा हमारा, अगर सिविल कोर्ट ने किया है, डिग्री पास किया है सिविल कोर्ट। और 44 में क्या है, रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। आगे बढ़े, फिर कौन सा प्रोविजन है वो एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करता है। तो ये किसके बारे में बात करता है, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का टॉपिक देखूं तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, कौन सा है, एग्जीक्यूशन। सवाल क्या पूछ रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री, इसका आंसर तो 52 होगा। लेकिन अगर मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में देखूं तो सेक्शंस मुझे याद करने, एक सेक्शन 50 जो कि बताता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे,
है ना। और ये जो है 52 बात करता है कि एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्या एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री, डिक्री को एनफोर्स किया जा सकता है, एग्जीक्यूट नहीं, एनफोर्स किया जा सकता है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट LR, अगेंस्ट LR, ठीक है। 46 में क्या बात करता है, प्रिसेप्ट के बारे में बात करता है, प्रिसेप्ट्स के बारे में। 45 हमने क्या पढ़ा था अभी, 45 आउटसाइड इंडिया, अगर हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, क्या चीज़ एग्जीक्यूट करना है, डिक्री को, आउटसाइड इंडिया डिक्री को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया। 49 में क्या दिया गया, 49 में दिया गया है अबाउट ट्रांसफरी, ठीक है, ट्रांसफरी। तो 49 ट्रांसफरी के बारे में है, 50 LR के बारे में है, 51 अभी हमने पढ़ा किसके बारे में है, पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। और 52 में LRs के अगेंस्ट किया जा सकता है। डन, आगे बढ़े। फिर कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते हम लोग एग्जीक्यूशन में, ठीक है, इसको देखते हैं। तो अगर अटैचमेंट के बारे में बात करूं तो सेक्शन 60 से स्टार्ट होता है, 60 से लेकर के 64 तक अटैचमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जा सकता है और एग्जीक्यूट सेल किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं और सेल भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्शियल एग्जम्पशन मिला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, एग्जम्पशन है किसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। फिर सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, प्रॉपर्टी जो है जो ड्वेलिंग हाउस के लिए जो प्रॉपर्टी उसको सीज किया जा सकता है। फिर प्रॉपर्टी अटैच है, प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सेवरल कोर्ट्स में जुरिसडिक्शन आता है तो। फिर प्राइवेट इनडेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट इज वॉइड, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ बताया अटैचमेंट के बारे में, 60 से लेकर 64 तक अटैचमेंट के बारे में दिया, 60 पढ़िए। तो कौन सी प्रॉपर्टी लाइबल टू बी अटैच एंड सेल ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलोइंग प्रॉपर्टी को लाइबल मतलब उसको अटैचमेंट किया जा सकता है। पहला लैंड, हाउस, बिल्डिंग, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हंडी, फिर प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी ऑफ मनी, डेब्ट, शेयर, कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। और ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, जो कि जजमेंट डेप्टर, जिसके अगेंस्ट, जजमेंट डेप्टर कौन होता है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई हो या डिक्री एग्जीक्यूट हो रही हो, ठीक है। सो या फिर कोई और प्रॉफिट जो कि ही हैज़ अ डिपोजिंग पावर एंड ही में एक्सरसाइज ऑन हिज बेनिफिट, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जो उसको डिस्पोज करके डिस्पोजिंग पावर उसके पास है और उसको करके वो पैसे कमा सकता है। वेदर द सेम कैन बी हेल्ड इन द नेम जजमेंट डेटर, या फिर किसी और व्यक्ति के नाम पे हो, मतलब उसके खुद के नाम पे हो या कोई दूसरे व्यक्ति के नाम पे उसको किया जा सकता है। फिर कौन सी चीज़ों को आप नहीं करेंगे अटैच, तो यहाँ पे कुकिंग यूटेंसिल्स, बेड, बेडिंग, ये सब मतलब जो भी एसेंशियल पर्सनल चीज़ें उसको नहीं कर सकते। कोई अगर आर्टिस्ट है तो उसका टूल्स वगैरह को नहीं कर सकते, ठीक है। टूल ऑफ आर्टिशियन एंड जजमेंट डेटर एग्रीकल्चरिस्ट होता है तो उसका जो भी हस्बेंड्री का जो भी कैटल और सीड ग्रेन्स होते हैं उसको नहीं किया जा सकता, मैंने बेसिक एसेंशियल्स को नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर हाउस एंड बिल्डिंग with the material and the sites and the land immediately for the belonging to the agriculturist और labor, तो उसको नहीं किया जा सकता। ये सब एक्सेप्शन दिया गया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो है हमारे, मेंटेनेंस वाला, देखिए ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। तो पहला बात करता है सैलरी के बारे में, ठीक है। तो कौन सी चीज़ों को नहीं किया जा सकता है, जो फर्स्ट 1000 रुपीज़ है उसको नहीं किया जा सकता है, एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, 2/3 ऑफ द रिमाइंडर अदर देन द डिग्री ऑफ द मेंटेनेंस, 2/3 को नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जब हमारा अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस दे रहे हैं तो 1/3 को नहीं किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में, ठीक है।
तो ये 2-3 कंडीशंस अभी मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगी आपको जब भी टॉपिक आएगा। तो क्या क्या चीज़ें नहीं अटैच की जा सकती है, तो यहाँ पे 60 का 1 सबसे आई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है फर्स्ट ₹1000, जो 1000 है फर्स्ट 1000 रुपीज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्लस जो कि 2/3 है ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द सैलरी का 2/3 सैलरी जो बच रहा है उसको भी नहीं किया जा सकता। अटैचमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द मैक्सिमम कैन बी कंटिन्यूड फॉर मैक्सिमम 24 मंथ, तो यहाँ पे टाइम लिमिट भी दे दी, मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और मेंटेनेंस में क्या है, 1/3 अटैच किया जा सकता है मेंटेनेंस की केस में, ठीक है। ये 2 कंडीशन है, ये बिना मेंटेनेंस वाला केस है और ये मेंटेनेंस वाला केस है। ये IA में आएगा, 60 के IA में आएगा ये, तो 1/3 अटैच किया जा सकता है। इसका मतलब है 2/3 नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे 2/3 किया जा सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस में 2/3 नहीं किया जा सकता है, मेंटेनेंस के अलावा 2/3 किया जा सकता है। ये सवाल आएगा तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, तो कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। तो किसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, किसको मतलब अटैच नहीं किया जाएगा, तो हमारा आंसर होगा बैंक ऑफ अकाउंट्स को नहीं किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिए, बाकी ये सब रटने की नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो आप कि यहाँ पे लैंड दिया गया था, चेक दिया गया था, बैंक नोट दिया गया था, बैंक ऑफ अकाउंट है, ये कौन सी लिस्ट में फॉल कर रहा था, तो हमारा जो सेकेंड जो क्लॉज वाला है, जो पैराग्राफ है 60 का जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है, जो फर्स्ट पैरा है उसमें बताया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। फिर जो प्रोवाइज़ो है वो बात करता है कौन सी नहीं की जा सकती, तो ये जो चीज़ है वो प्रोवाइज़ो में दी गई है। प्रोवाइज़ो के कौन से क्लॉज में दी गई है, तो 60 के D में दिया गया है कि बैंक ऑफ अकाउंट्स को आप क्या नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटैच एंड रियलाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में क्या चीज़ अटैच नहीं की जा सकती बताइए। तो राइट आंसर इसका होगा A, स्टाइपेंड एंड ग्रेच्युटी अलाउड टू द पेंशनर पेबल आउट ऑफ द फैमिली पेंशन, पेंशन को ग्रेच्युटी को भी नहीं किया जा सकता। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये सही होना चाहिए, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ 2/3 वाली हमने तो बात की थी, तो यहाँ पे 2/3 होगा, बट याद रखिएगा रिमाइंडर सैलरी होना चाहिए, रिमाइंडर सैलरी अदर देन, अगर यहाँ पे मेंटेनेंस जिस एग्जांपल की किसी की सैलरी पे अटैच हो गई है, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस का 1/3 भी दे रहे हो आप, तो इसको हटाने के बाद और ₹1000 हटाने के बाद, 2 चीज़ें हटाने के बाद की थी, ₹1000 60 के I में बात हुई है और 1/3 वाली 60 के IA में बात हुई है हटाने की, ठीक। इसको हटाने के बाद जो सैलरी बचेगी उसका 2/3 अटैच किया जा सकता, 2/3 नहीं अटैच किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर A होगा। आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट सवाल फिर से रिपीट हुआ है। CPC में सवाल बहुत रिपीट होता है, बस अगर आपके रटने की क्षमता रहेगी तो आपके लिए आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाएगा। तो CPC में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच ऑफ ए डिक्री, डिक्री में क्या प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती, तो बैंक ऑफ अकाउंट नहीं किया जा सकता, हमने अभी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 60 के D में, ठीक है। आगे बढ़े, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ मेंटेनेंस पढ़िए, सैलरी ऑफ द पर्सन कैन बी अटैच टू द एक्सटेंट ऑफ, किस में अटैच की जा सकती है, तो 2/3 की जा सकती है। मतलब यहाँ पे दिया है 60 के 1 की लैंग्वेज क्या कहती है, 60 के 1 के A की लैंग्वेज क्या कहती है कि 1/3 को अटैच किया जा सकता, नहीं अटैच किया जाएगा, नॉट अटैच्ड। 1/3 नॉट अटैच का मतलब 2/3 कैन बी अटैच्ड, 2/3 अटैच किया जा सकता है, तो 2/3, तो ये जो 1/3 है उसको अटैच किया जा सकता है, और 1/3 को अटैच नहीं किया जा सकता है, और 2/3 को अटैच किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2/3 कैन बी अटैच्ड। 2-3 बार करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। 64 के 2 में क्या दिया गया है, अ प्राइवेट एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अटैचमेंट क्या होगा, हमने पढ़ा था वॉइड होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग रिवाइज करना चाहें अटैचमेंट वाला, तो 60 का हमने पढ़ा कौन सी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, प्रॉपर्टी लाइबल टू बी अटैच्ड, प्रॉपर्टी
लाइबल टू बी अटैच, इसमें दो कंडीशन देखी हमने, किस में अटैच किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता है। फिर 61 में क्या लिखा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको एग्जम्पशन मिला है। 62 में क्या है, ड्वेलिंग हाउस के बारे में बात की है। 63 में सेवरल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, और 64 में ही दिया है प्राइवेट एलिनेशन वाला, जो भी पढ़ रहे हैं। प्राइवेट एलिनेशन क्या चीज़ का, प्राइवेट एलिनेशन आफ्टर द अटैचमेंट, इसके बेयर एक्ट को ही पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी क्या, वॉइड। ठीक है, तो वॉइड होगा इसका आंसर। और दूसरा एक और चीज़ वॉइड होती है जो हमने पढ़ा सेक्शन 60 में हमने पढ़ा, तो हमने कंडीशंस क्या क्या पढ़ी, ए से ले करके कितना तक जाता है वो कंडीशन सारा, ए से लेके पी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच वाली कंडीशन बताता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ पे 60 के 1 में दिया है, रुकिए एक सेकेंड, यस 60 के 1 में, हाँ जो हमारा 60 था, 60 के 1 के प्रोवाइजो में जितने क्लॉजेस दिए गए ए से लेकर के आई गेस पी तक दिया गया है। ठीक है, तो उसको अटैच नहीं किया जाता, तो वो तो बात सही है। ठीक है, फिर 60 का 1 का ए क्या बात करता है कि अगर हम ये वाली चीज़ों को अटैच करने का एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ों को जिसको अटैच नहीं कर सकते उसका एग्रीमेंट करते, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। तो मुझे याद रखना है 2 जगह पे वॉइड होगा अटैचमेंट वाले एरिया में। पहला कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ का एग्रीमेंट कर रहे हैं, अटैच करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ों का, जो कैन नॉट बी अटैच, उसको अटैच करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, दिस विल बी वॉइड। सेकेंड कौन सा अटैच करने की क्या चीज़ के बारे में बात करें, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसको अटैच करने इसको करते हैं आफ्टर अटैचमेंट किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो वॉइड। ठीक है, फिर उसके बाद 39 में आ जाते हैं हम। 39 में क्या हुआ था, 39 में हमने क्या पढ़ा था अभी, कि ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या चीज़ का ट्रांसफ़र हो सकता है, एग्जीक्यूशन करने के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 39 में पढ़ा था, 38 में पढ़ा था, तो 38 में एग्जीक्यूशन डिक्री के बारे में है, और 39 में बात करता है ट्रांसफ़र के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफ़र वाला क्या है, क्या ये परमिसिव और नॉन मैंडेटरी है, मैंडेटरी और नॉन परमिसिबल है, मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी, क्या है बताइए। तो ये जो है हमारा प्रोविज़न वो परमिसिव है एंड नॉन मैंडेटरी माने डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, ये बेयर एक्ट देख लेते हैं 39 में क्या लिखा है। 39 पे आते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ द डिक्री को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो कोर्ट बाय विच पासेस अ डिक्री, जो कोर्ट पास कर रहा है डिक्री वो ट्रांसफ़र कर सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर जो है वो एप्लीकेशन लगाता है, उस केस में मे आ गया, मे मतलब डिस्क्रिशन, सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। एक कोर्ट ने डिक्री पास की, ठीक है, एक कोर्ट ने डिक्री पास की और उसके पास एप्लीकेशन आया डिक्री होल्डर का कि ट्रांसफ़र कर दीजिए सर, तो उसने क्या किया, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अनदर कोर्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न है यहाँ पे मे शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया, परमिसिव, अलाउड है। परमिसिव मीन्स अलाउड, ट्रांसफ़र करना अलाउड है, एंड डिस्क्रिशनरी बोल सकते हैं या नॉट मैंडेटरी बोल सकते हैं। ठीक है, डन, आगे बढ़े। फिर व्हाट्स कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन जो है वो किसके बारे में बात करता है, 39 में हमने पढ़ा ना कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के बारे में, यहीं पे लिखा था कि जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है उसके पास भेज दिया जाए। तो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन कौन से होंगे, तो वो होंगे हमारे
तो जो कंपेटेंट जुरिसडिक्शन के पास कौन कौन से जुरिसडिक्शन होंगे, तो हमारा पिक्यूनरी भी होगा और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी होगा। ठीक है, आगे आए। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 का वेट करिएगा। सेम में जो हमारा पार्ट जो दिया है पार्ट 2 में जो है उस जो पार्ट 2 है एग्जीक्यूशन वाला, उसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, इसमें बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।